एक ऐसा इंसान भी इस दुनिया में हुआ है जो जिंदा तो था लेकिन उसका दिल धड़कता नहीं था। या फिर ये कि जब कार तो पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन्स में आती है तो फिर हमें सिर्फ पेट्रोल से चलने वाली बाइक ही क्यों दिखती है। अच्छा, क्या ये जानते हैं कि दलदल में फंसना कैसा होता है और इससे कैसे निकलते हैं? नहीं भी जानते तो जुड़े रहे मेरे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब के साथ साथ और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ आ गया हूँ मैं आपको करने एक बार फिर फैक्टिफाई। तो ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन चाइनीज मेड इंडियन हेडफोन्स को। बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं आज का ये इनक्रेडिबल और ऑसम सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप भी कई और लोगों की तरह यही मानते हैं कि दलदल में फंस जाने पर आप जमीन में दस जाते हैं और मदद ना मिलने की सूरत में ये आपको निगल भी सकता है? अगर हाँ तो आपको बता दूं कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, क्योंकि दलदल या फिर जिसे अंग्रेजी में क्विकसैंड कहते हैं, ये तब बनता है जब किसी जगह रेत में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। ये नमी रेत के कणों को आपस में टिके नहीं रहने देती और इसीलिए ऊपर खड़े होने पर आप नीचे की ओर धंसने लगते हैं। हालांकि इसकी सतह ऊपर से देखने पर आपको सॉलिड लगेगी, लेकिन असल में ऐसी होती नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी कभी दलदल में गिर जाएं, तो चिंता ना करें, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से नहीं निगलने वाला और इससे निकलना भी उतना मुश्किल नहीं होता जितना हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। शायद ही कभी ये दलदल कुछ फीट से ज्यादा गहरे होते हैं, तो वहीं किसी ज्यादा गहराई वाले दलदल में भी आप अपनी कमर से ज्यादा नहीं डूब सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी क्विकसैंड यानी कि दलदल से कम होती है। जहां क्विकसैंड की डेंसिटी लगभग 2 ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है, वहीं ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी सिर्फ 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। इसी कारण दोस्तों, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप दलदल में पूरा डूब जाएं। हाँ, फंसने पर किसी लकड़ी वगैरह की मदद से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आप इस बारे में पहले क्या सोचते थे? नीचे कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आज कुछ भी नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल और डीजल दोनों से चलने वाली गाड़ियां तो देखते हैं, लेकिन जब बात आती है बाइक्स की तो सभी की सभी बाइक्स पेट्रोल से ही चलती हैं। डीजल की कोई बाइक शायद ही आपने कभी देखी हो। हाँ, डीजल से चलने वाली पुरानी रॉयल इनफील्ड के किस्से आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि डीजल से चलने वाली बाइक्स क्यों नहीं होती? नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है डीजल इंजन में पैदा होने वाला हाई प्रेशर। दरअसल एक डीजल इंजन एक पेट्रोल इंजन के मुकाबले कहीं ज्यादा पावर और प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये इंजन साइज में बल्की होते हैं। अगर इन्हें पेट्रोल इंजन की तरह हल्का बनाया जाए तो हाई प्रेशर की सिचुएशन में ये किसी सिलेंडर की तरह फट भी सकते हैं। भारी होने के साथ साथ ये पेट्रोल इंजन से काफी महंगे भी होते हैं, जो किसी भी बाइक की बिक्री के लिए सही नहीं है। इसके अलावा डीजल इंजन की वाइब्रेशन, शोर और पॉल्यूशन भी इसे एक बाइक के लिए सुइटेबल नहीं बनाते और इसीलिए दोस्तों, आपको डीजल इंजन की कोई भी बाइक सड़क पर देखने को नहीं मिलती। हाँ, 90 के दशक में रॉयल एनफील्ड ने भारत में डीजल इंजन वाली टॉरस नाम की एक बाइक जरूर लॉन्च की थी, जिसकी आगे चलकर प्रोडक्शन बंद हो गई। लेकिन आज भी इस बाइक को हमारे देश के गांव देहातों के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसका दिल धड़कता रहे और सांसें चलती रहे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी रहा है जो जिंदा तो था लेकिन उसका दिल धड़कता नहीं था, तो शायद आप इस पर यकीन ना करें। लेकिन दोस्तों, ये सच्ची कहानी है अमेरिका के क्रेग लुइस की, जिनके दिल के आसपास कुछ प्रोटीन्स क्लॉग हो गए थे और उनके दिल ने सही से काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों के मुताबिक क्रेग सिर्फ कुछ घंटों के मेहमान थे जब उनकी बीवी ने एक मुश्किल फैसला लिया। कॉन और फ्रेजियर नाम के 2 डॉक्टर्स ने गाय के 38 बछड़ों पर आर्टिफिशियल हार्ट का सक्सेसफुल ट्रायल किया था और वो अब इसे इंसानों पर ट्राई करने के लिए तैयार थे। उन्होंने क्रेग के लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को 2 सेपरेट वेंट्रिकुलर एसिस से रिप्लेस कर दिया। अब ये रोटर ब्लेड्स क्रेग के दिल से ब्लड फ्लो तो मेंटेन कर पा रहे थे, लेकिन क्रेग का दिल धड़क नहीं रहा था। उनकी बीवी ने बताया कि उनकी छाती पर सर लगाने पर कोई भी धड़कन सुनाई नहीं पड़ती थी और न ही ईकेजी मशीन पर कुछ आता था, पर वो जिंदा थे। किसी भी और इंसान की तरह वो कुर्सी पर बैठ सकते, बात कर सकते। हालांकि शुरुआती रिकवरी के बाद क्रेग की बीमारी किडनी और फिर लिवर तक पहुंच गई, जिसके बाद क्रेग बिना किसी पल्स के 1 महीने से ज्यादा जिंदा तो रहे, लेकिन फिर उनकी ऑर्गन्स ने जवाब दे दिया और उनकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। फैक्ट नंबर 4। पिछले एपिसोड का क्रिकेट फैक्ट दोस्तों आप सभी ने बहुत पसंद किया, इसीलिए आपके लिए आज भी मैं लेकर आया हूँ क्रिकेट की दुनिया में बिकने वाले सबसे महंगे बैट की कहानी। दोस्तों, ये वही बैट था जिससे अप्रैल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने वानखेड़े में विनिंग शॉट मारा था। जाहिर है ये कोई आम बैट नहीं था और ये बिका था रिकॉर्ड
1 करोड़ 21 लाख रुपए में। जुलाई 2011 में लंदन में हुए एक चैरिटी इवेंट के दौरान इसे आरके ग्लोबल नाम की एक इंडियन फर्म ने ऑक्शन में खरीदा था। चैरिटी की चैरिटी हो गई और कलेक्शन की कलेक्शन। खैर, इस बैट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे महंगे बैट के रूप में दर्ज हो गया। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, कैमरा की क्लिक साउंड वैसे तो सेटिस्फाइंग होती है, लेकिन बार बार पिक्चर क्लिक करने पर वो भी हमें परेशान करने लग जाती है। इसीलिए आमतौर पर हम लोग अपने मोबाइल की कैमरा सेटिंग्स में जाके इस शटर साउंड को ऑफ कर देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में रहने वाले लोगों के पास ये आजादी नहीं है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसकी शुरुआत हुई क्योसेरा VP210 नाम के एक मोबाइल फोन से, जो सन 1999 में जापान में लॉन्च किया गया था। इस फोन में एक डिसेंट क्वालिटी का कैमरा था, जिसने जापान के लोगों को उस समय इस दुनिया के उन पहले लोगों में शुमार कर दिया जिनकी जेब में एक कैमरा मोबाइल आ गया था। लेकिन दोस्तों, जैसी हम इंसानों की फितरत है, किसी भी नई टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के साथ साथ उसका मिसयूज भी हम जल्दी ही सीख जाते हैं। जापान में भी यही हुआ। मेट्रो जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर लड़कियों की छिपके तस्वीरें खींचने लगी और इंटरनेट ने तो इसे और भी भयावह बना दिया। तब जापान की मोबाइल कंपनी डोकोमो ने यह फैसला लिया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कैमरा से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी के साथ एक साउंड जोड़नी ही होगी और उसे साइलेंट करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। इसे जापान की संस्कृति को बचाने की एक मुहिम की तरह देखा गया और सभी मैन्युफैक्चरर्स ने इसका पालन भी किया। और तब से दोस्तों, जापान में बिकने वाले हर मोबाइल फोन में कैमरा साउंड आती ही आती है। एप्पल भी जापान के लिए ऐसे आईफोन्स बनाता है जिनमें कैमरा शटर साउंड म्यूट नहीं कर सकते। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है और दुनिया भर के माउंटेनियर्स के लिए ये किसी तीर्थ की तरह है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा जरूर है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं, क्योंकि नेपाल में ही स्थित अन्नपूर्णा पीक को दुनिया का सबसे डेडली माउंटेन माना जाता है। समुद्र तल से 8091 मीटर की ऊंचाई के साथ अन्नपूर्णा 1 दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा माउंटेन है। लेकिन ये इतना खतरनाक है कि जितने इंसान इसके टॉप पर नहीं पहुंचे, उससे 2 गुने से भी ज्यादा लोगों को हम इंसान अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। आज तक सिर्फ 250 के करीब लोग ही इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाए हैं। ये माउंट एवरेस्ट से 757 मीटर कम ऊंचा है, लेकिन इसकी सीधी चढ़ाई बिना एडवांस रॉक और आइस क्लाइंबिंग टेक्निक्स के करना मुमकिन नहीं है। अन्नपूर्णा अचानक खराब होने वाले अपने मौसम के लिए भी बदनाम है। ऊपर से एवलांच का खतरा भी यहाँ लगातार क्लाइंबर्स पर बना रहता है। कुदरत के इन्हीं चैलेंजेस के चलते इस पहाड़ पर आज तक लगभग 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यानी कि इस पर चढ़ने वाले हर 100 लोगों में से 34 ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 66 ही जिंदा वापस आ पाए हैं। दोस्तों, अन्नपूर्णा की इस 34% की मोर्टेलिटी रेट के सामने एवरेस्ट की 4% की मोर्टेलिटी रेट कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जहां एक और हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या आज भी अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रही है, वहीं दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां की सरकारों ने अपने नागरिकों की जिंदगी और बेहतर बनाने के लिए समय समय पर उनके हित में बड़े कदम उठाए हैं। आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ताइवान की, जो वैसे तो अपने पॉलिटिकल स्टेटस को लेकर कंट्रोवर्सी में रहा है, लेकिन केरला के आकार के इस द्वीप में डेवलपमेंट की लहर जो एक बार चली, उसने इसे दुनिया का एक मेजर टेक पावर बना दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताइवान दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जहां नागरिकों और घूमने आने वाले पर्यटकों दोनों को सरकार फ्री पब्लिक वाईफाई की सुविधा दे रही है। 2011 में आई ताइवान नाम से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के तहत इस छोटे से द्वीप पर 4,500 से भी ज्यादा हॉटस्पॉट्स लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कोई भी अपने लोकल मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके कर सकता है और इंटरनेट चला सकता है, और वो भी 1 MBPS की दांसू स्पीड पर। है ना कमाल? फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, मूवी की शुरुआत में पर्दे पर दिखने वाले सर्टिफिकेट को हम सब ने देखा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि फिल्म में ये दिखाते क्यों हैं? या फिर इन साइंस का मतलब क्या होता है? नहीं तो अभी बताता हूँ। दोस्तों, हर फिल्म को मिलने वाला ये सर्टिफिकेट हमारे देश का सेंसर बोर्ड देता है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। माने कि IB इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करने वाला ये सेंसर बोर्ड ये तय करता है कि जनता को टीवी और थिएटर में क्या दिखाया जा सकता है और क्या नहीं। किसी भी फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड से ये सर्टिफिकेट लेना ही पड़ता है, जिसे फिल्म की शुरुआत के कुछ सेकंड्स के लिए दिखाना जरूरी होता है। ये सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म को रिलीज से पहले देखकर उसे U, UA और S जैसे अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट देता है। जैसे कि अगर किसी फिल्म के सर्टिफिकेट पर आप इंग्लिश का U लेटर देखें, तो समझ जाएं कि वो फिल्म हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए बनाई गई है।
और वहीं अगर आपको यहाँ U/A नजर आए तो समझ जाए कि ये फिल्म 12 साल से छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ माँ बाप की देखरेख में। और अगर इस फिल्म सर्टिफिकेट पर आपको सिर्फ A दिखे तो समझ जाएं कि ये सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बनी है और बच्चे इसे ना देखें। वहीं कुछ स्पेशल फिल्म्स के लिए S सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है और ये फिल्म्स एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनी होती हैं, जैसे डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस वगैरह। कैटेगरी के अलावा फिल्म से जुड़ी और भी कई जानकारियां, जैसे उसका नाम, भाषा, ड्यूरेशन, एप्लीकेंट का नाम, ये सब भी आपको इसी सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाता है। अब मुझे यकीन है कि अगली बार किसी फिल्म को देखने से पहले आप उसके सर्टिफिकेट को गौर से जरूर देखेंगे। क्यों? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो लाखों बेजुबान जानवरों की जान लेती है। लेकिन मेक्सिको के रहने वाले एड्रियान लोपेज और मार्ते काजारेस ने मिलके एक ऐसा इनिशिएटिव चलाया है जिससे फैशन के नाम पर मरने वाले इन बेचारे जीवों की जान बच सकती है। दरअसल इन्होंने कैक्टस से बनने वाले इस खास लेदर को मार्केट प्रोडक्शन स्केल पर बनाना शुरू किया है। कैक्टस का पौधा कुदरती तौर पर रफ टफ होता है। इसकी यही खासियतें इसके पत्तों से बनने वाले इस फैब्रिक में भी पाई जाती हैं। इस फैब्रिक को डेजर्टो नाम दिया गया है और ये जब पूरी तरह से प्रोसेस कर लिया जाता है तो दिखता भी लेदर जैसा ही है और फील भी वैसी ही देता है। और सबसे जरूरी बात, ये पार्शियली बायोडिग्रेडेबल भी है। तो जब उसी कीमत में आपको मिलेगी लेदर जैसी लुक, फील और ड्यूरेबिलिटी, तो कौन चाहेगा कि उसके फैशन के लिए किसी जीव की जान जाए। और अब दोस्तों, आखिर में पेश करते हैं इस एपिसोड का योर ओन फैक्ट, जो भेजा है हमें मोहम्मद जीशान ने। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि हाल ही में खोजी गई एक नए कीट की प्रजाति का नाम अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अमेरिकी सरकार का ही काम होगा तो आप गलत हैं। दरअसल इस कीट का पीला सफेद सर डोनाल्ड ट्रंप के सुनहरे बालों से मेल खाता है। इसीलिए इसकी खोज करने वाले ईरानियन कैनेडियन साइंटिस्ट वेजरिक नाजारी ने इसका बायोलॉजिकल नाम नियोपेल्पा डोनाल्ड ट्रंपी रख दिया। अमेरिका और ईरान का रिश्ता ही कुछ ऐसा है।